देखिए, स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम गैसियस स्टेट भी कह देते हैं, है ना। इसका हम लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको कई प्रकार के लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ पढ़ाए जाएंगे और ग्राफिकल स्टडी बताई जाएगी जो बहुत ही कीमती है। ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर अच्छा लगे, दिल को भाई आपको लगे हाँ बहुत कुछ सीखा है, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो देखिए, तो लेक्चर 1 में सबसे पहले आपको ये बताते हैं दो टाइप के फोर्स होती है। एक होता है देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब दो टाइप के पार्टिकल जो हैं कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल में, दो टाइप के फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, एक दूर जाने की टेंडेंसी होती है। तो अगर ये मान लीजिए मैं इसको एम ए लिख देता हूं, इसको एस्केपिंग टेंडेंसी ई टी लिख देता हूं। तो इफ अगर सोचिए ये इससे बड़ा हो जाए, मतलब चीज दूर दूर भागना चालू हो जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन, चीज क्या हो रहा है, पास पास आ रही है, एस्केपिंग में एस्केप दूर दूर भाग रही है। तो अगर चीज पास आने वाली चीज डोमिनेंट है, ज्यादा है, तो चीज क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, दूर दूर भाग रहे हैं पार्टिकल, तो गैस हो जाएगी। और अगर दोनों एक ही स्टेज पे आ जाएं, इक्वल हो जाएं, तो चीज लिक्विड कहलाती है। तो इन फोर्सेस के बेसिस पर आप बता देते हो कौन सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना। अब देखिए, अब हम बातें कर रहे हैं जैसे पहले प्रेशर की, छोटी छोटी बातें बताएंगे आपको। प्रेशर, उसके बाद बताएंगे आपको टेम्परेचर, फिर बताएंगे वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम याद रखने का तरीका है पीटीवी, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन। तो देखिए, प्रेशर जो है वो आप जानते ही हैं क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर। ये तो आपने 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बेटे आप क्या करेंगे, आप जानते हैं, ये आपको याद रखना है, इसके लिए मेन, इसकी बहुत सारी यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, इतने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, एक एटमॉस्फेयर में इतने बार होते हैं। ये सब प्रेशर की यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं, ये ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर की यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। देख रहे हो, दोनों इक्वल हैं। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो इतने टॉर के इक्वल होता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, नहीं तो आपको बहुत समस्या आ सकती है। जैसे कोई आपसे कह दे कि मेरे पास 600 टॉर है प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इतने टॉर में 1 एटमॉस्फेयर। तो इतने टॉर में कितने एटमॉस्फेयर, डिवाइड कर दो। तो कोई भी चीज कन्वर्ट करनी हो तो प्रेशर की यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है टेम्परेचर, कोल्डनेस या हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, यही तो टेम्परेचर होता है। इसको कैसे देखते हैं, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है।
ये होता है रिलेशन केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड। एक और टेम्परेचर था स्केल पहले र्यूमर करके, है ना, R/4, उसे हटा दिया गया है कोर्स से। ये रिलेशन केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में है, ये सब इक्वल है। जैसे पेपर में आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, केल्विन बताओ, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये कट गए। यहां रख दो 20, तो बताओ केल्विन कितने आ गए? ये आ गए, नहीं आ गए? अगर आपको पेपर में दिया हुआ है मान लीजिए 20 केल्विन और आपसे कहे फ़ारेनहाइट निकालो, इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो एक स्केल से अगर दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये चीज अपनाएंगे आप, इक्वेट कर दीजिएगा। अब आप यहां पर 20 रख दो, सॉल्व कर लो, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का, लिख लीजिएगा। तीसरा आता है वॉल्यूम। देखिए, समझ समझ के पढ़िए, पढ़ाई टफ नहीं होती है, समझो बात को। तीसरा है वॉल्यूम। है ना, देखो कुछ नहीं करना, ये आपके पास एक कंटेनर है, मान लो इसमें स्टोन भरे हुए, स्टोन है, तो आप देख रहे हो इस कंटेनर में ये जो वैकेंट स्पेस है, गैस तो यहीं भरी हुई है। तो जो गैस ली जाती है, वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होता है, जिस वाले फ्री स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल है वो वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं। मान लो ये वॉल्यूम दिया है इसका और इसका दिया हुआ स्मॉल v, तो जो हम गैस का वॉल्यूम लेंगे वो क्या हो जाएगा? v माइनस स्मॉल v। जब न्यूमेरिकल में आप लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो इसको नहीं इग्नोर कर देना, इसको नहीं लेना है, जो फ्री स्पेस में गैस ऑक्यूपाई है वो लेना है आपको। देखिए, तो आपको मालूम ही है 1 लीटर में 1000 ml या 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखना। जैसे कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे कहे कि 250 सीसी, पर आपको तो फार्मूले में लीटर में लिखना है, तो आप कहेंगे 1000 सीसी में 1 लीटर है, तो बताओ इतने सीसी में कितने लीटर हो जाएंगे? 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेपर में कोई कहे मेरे पास 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को कहते हैं, तो 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5 लीटर। तो ये कन्वर्जन के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में यूनिट्स ध्यान रखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। हो गया ये क्लियर? तो ये था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में। अब मैं आपको ग्राफिकल स्टडी के बारे में पढ़ाता हूं। देखिए, कुछ बातें याद रखिए। ये x और y है, अगर दोनों की पावर सेम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको इक्वेशन याद है स्ट्रेट लाइन की, ये होती है दोनों की पावर सेम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। इसमें c क्या है? c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। m क्या है? m होता है स्लोप, जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं।
या डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कई नाम है इसके, ग्रेडियंट भी कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक पर स्क्वायर हो एक पर वन हो, तो x और y किस पे स्क्वायर है? x पर। जिस पर स्क्वायर हो पैराबोला उसकी तरफ से जाता है, ये ग्राफ कहलाता है पैराबोला। जैसे फिजिक्स में आपको ध्यान हो, वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैथ पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, ये आपके पास इक्वेशन पैराबोला की है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की, तो देख रहे हो एक पर स्क्वायर है एक पे पावर वन है, तो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी एक पर स्क्वायर आ जाए एक पर वन, तो समझ लेना पैराबोला बनेगा। अगर मान लो y पर स्क्वायर है x पर वन है ना, तो क्या आएगा? पैराबोला। लेकिन अब किस पर स्क्वायर है? y पे, तो जिस पर स्क्वायर होता है पैराबोला उसकी तरफ से जाता है ना। नेक्स्ट, x और y एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब और एक्स वाई होंगे तो ये आता है हाइपरबोला। बस ध्यान रखना, इसको टच मत करा देना इन दोनों में किसी से, ये है हाइपरबोला। तो इनवर्सली हो तो क्या आएगा? हाइपरबोला। जैसे एग्जाम्पल देखें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन के चैप्टर में ये फार्मूला। बताइए आर और एच में अगर कोई आपसे कहे ग्राफ बनाइए आर और एच में, तो आर और एच को पहले अपोजिट साइड में ले जाओ, एच को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से। बताओ आर और एच एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली। तो जब भी इनवर्सली होंगे तो ग्राफ हाइपरबोला आएगा। हो रहा है क्लियर? तो हाइपरबोला का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पैराबोला का मतलब है एक पर स्क्वायर एक पर वन हो, तो पैराबोला आता है। जैसे आपको ध्यान हो फिजिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन पढ़िए प्रोजेक्टाइल में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बताओ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, और y की मैक्सिमम पावर 1। तो आपको पेपर में आता है नहीं आता है? प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला होता है, तो इस लाइन से प्रूव हो गया। x की मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, y की 1 है, तो जब भी एक पर स्क्वायर होगा तो पैराबोला आएगा। क्लियर हो रहा है? तो इनको आपको भूलना नहीं है। एक दो ग्राफ और बताते हैं आपको। मान लीजिए पेपर में ये कह दे कि x और y में ये रिलेशन है, एक पे पावर 0 है एक पे 1 है, तो ध्यान रखना जिस पर पावर 0 है किस पर है? y पर, तो जिस पे 0 होगा उसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। भाई आप y की वैल्यू को डबल करो ट्रिपल करो, पावर तो 0 है, x तो सेम रहेगा, तो y बढ़ता जा रहा है लेकिन x तो सेम रह रहा है ना हर जगह। और अगर मान लो y यहां लिख लूं x की पावर 0, तो बताइए किस पर 0 है? x पर, तो x के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। तो अगर आप ये 4-5 बातें याद रखें तो आपको कई सारे ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे आपके। लिख लीजिएगा। अब इसको हम यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखिए, इसको हम यूज करके दिखाएंगे आपको। तो लिखिए गैस लॉस। सबसे पहला लॉ बॉयल्स लॉ। देखो कोई भी लॉ पढ़ना हो, शॉर्टकट की समझा रहे हैं, आप लिख लेना पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, और ये इक्वेशन अभी आपको प्रूव करवा दी जाएगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है।
इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R क्या है? R कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके ऊपर जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था। यूनिवर्सल का मतलब है सब गैसेस के लिए R सेम रहता है, तो R इज इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस मतलब गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई हो, पॉली हो, सब गैसेस के लिए R सेम है, बट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे R डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रेशर आप यहां पर ले लें एटमॉस्फेयर में, तो आप R की वैल्यू ये रखेंगे। अगर रखेंगे एनर्जी वाले फार्मूले में जूल में एनर्जी, तो R की वैल्यू जूल में ये रखते हैं, और कैलोरी की बात हो तो ये रखेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि वर्क जो होता है फिजिक्स में पढ़ा हो, इसकी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोवाट आवर्स। भाई आप जानते हैं ना, पावर होता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इनटू टाइम वर्क होता है, मतलब ये किलोवाट, ये आवर्स हो गया। फिर आता है किसका नंबर? कैलोरी। एक कैलोरी में 4.1 समथिंग क्या होती है? जूल। तो कैलोरी बड़ा है, फिर जूल आ गया। और लास्ट में CGS में वर्क की यूनिट क्या है? अर्ग। तो ये सीक्वेंस होता है वर्क की यूनिट का, कई बार पूछा गया है। तो बेटे हम बॉयल्स लॉ की चर्चा करें तो ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी लॉ पढ़ोगे सब में एक एक चीज कांस्टेंट है। तो बताओ, याद रखने का तरीका है, चीज बॉयल कब होती है? बॉयल कब करती है? जब उसे हीट करो। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये है ऐसे फंडा याद करने का, अगर भूल जाओ तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बचा क्या बताइए? कांस्टेंट को हटा दो, क्या रह गया? P और V। और इस इक्वेशन से देखिए P और V में क्या रिलेशन है बताइए? इनवर्सली। यही है बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस, कॉमा, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो बताओ प्रेशर का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है? इनवर्सली। अब आप इस प्रोपोर्शनल को हटा दो, कांस्टेंट लगा दो, तो ये आ गया PV इक्वल टू K, मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2। इससे निकलेंगे बॉयल्स के सारे न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है? अब हम इसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे, वो देखिएगा। तो देखिए, पेपर में ग्राफ बनाने को आया कि P और V में ग्राफ बनाइए, P और 1/V में ग्राफ बनाइए, PV और P में ग्राफ बनाइए, या PV और V में ग्राफ बनाइए। तो आपको मालूम ही है कि प्रेशर वॉल्यूम की क्या है बताना बॉयल्स लॉ में? इनवर्सली। तो अभी मैंने बताया था इनवर्सली में ग्राफ कैसा आता है? हाइपरबोला। ध्यान है? लेकिन P और 1/V क्या है आपस में? डायरेक्टली। देखो P और V तो इनवर्सली है, लेकिन P और 1/V क्या है? डायरेक्टली। तो इनमें ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी आपको बताया था ना कि दोनों डायरेक्टली हो तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। इनवर्सली हो तो क्या आता है? हाइपरबोला।
लेकिन आपको मालूम ही अभी आपने लिखा था यहां पर, ध्यान होगा कि PV इक्वल टू K। प्रेशर बढ़ाते जाओ या वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, लेकिन PV क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो PV कांस्टेंट, ये ग्राफ आएगा। एक ग्राफ मैं चाहूंगा और देखें, बल्कि एक नहीं दो ग्राफ। जो सबसे कीमती है वो ये ग्राफ है कि पेपर में आ गया कि ग्राफ ड्रॉ करिए log P और log V के बीच में, ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना है PV इक्वल टू K, बॉयल्स लॉ। अब इधर लॉग आ रहा है तो आपको भी यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिख लीजिएगा। बताइए लॉग m इंटू n क्या होता है, सिखाया गया है आपको। लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे लिख लेंगे। अब इधर देखते रहिए, देखो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। भाई दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इधर की साइड में हमारे पास केवल y है और उधर बहुत कुछ है। तो y एक्सिस पे लिखा है log p, तो आपको एक साइड में log p लिख लेना है, ये लिख लो। इसको उस साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताएंगे, ये हो जाएगा। मतलब आपके पास एक साइड में y एक्सिस होनी चाहिए। तो बताइए y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे क्या लिखा है, log v। तो x की जगह लिखा है log v, तो बता सकते हैं m की जगह क्या लिखा है, -1। और c की जगह क्या लिखा है, कांस्टेंट की जगह log k। तो सोचिए ग्राफ कैसा आएगा। देखो m जो है स्लोप है, ध्यान रख लो, अगर स्लोप मतलब tan थीटा नेगेटिव आ जाए तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर स्लोप tan थीटा पॉजिटिव आ जाए तो एंगल 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल। तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। और C 0 नहीं है, अगर C 0 होता है तो ओरिजिन से जाती है, क्योंकि C होता है y इंटरसेप्ट, y इसको एक्सिस को जो काट रही है लाइन। तो ये C कुछ ना कुछ तो है, इसका ओरिजिन से पास नहीं हो रही है ना। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि एंगल नापते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो बताइए ये एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं। और ये लाइन y एक्सिस को इतना कट कर रही है, नहीं कर रही है, यहां से यहां तक, ये कहलाता है C, log k। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रख लेना। एक ग्राफ के चर्चे और कर रहे हैं, वो ये है कि ये आपने प्रेशर में और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करा। ये ग्राफ एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया, ऐसा आ गया, इसे मान लो आप T1। फिर टेम्परेचर द्वारा से चेंज करा और फिक्स कर लिया, फिर ऐसा ग्राफ आ गया, फिर ऐसा आ गया। तो वो पूछ रहा है बताइए इन तीनों में कौन ग्रेटर है, कौन लेसर है। तो इसकी ट्रिक समझा देते हैं, क्या है, सब में यही अप्लाई होगी। कभी भी ऐसा ग्राफ आए तो आप y एक्सिस पर ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिएगा, ये इसकी शॉर्टकट की है, और इसको इससे मिला दीजिएगा, मिला दीजिएगा। बताओ ये T1 था तो इधर तो प्रेशर है, इधर क्या आएगा, P1, ऐसे आ जाएगा। तो आप जानते हो ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो बताओ इन तीनों में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P3 का। और ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, यहां से मुझे बताओ, आपको प्रेशर तो मालूम पड़ गया, बताना T है, बताओ P का T से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली।
तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ये आंसर हो गया। पहले क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर लिया आपने, लाइन खींचो और इसको यहां से मिला दीजिए। तो इधर तो आपको मालूम है ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया P3। निकालना T है, तो इस इक्वेशन से चेक कर लो P और T में क्या रिलेशन है। जो P के संग हो रहा है वही T के संग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया है, आपको बता दें जानकारी के लिए। लिख लिया या लिख दें? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए समझा रहे हैं। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, प्रेशर लॉ, डाल्टन लॉ, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में पढ़ाएंगे। तो इसको आप ढंग से पढ़िए। अगर आपको लगे यहां से आप मजा आ गया तो इसको बार बार रिपीट करिए, ठीक है ना? फिर आपको नया लेक्चर इसके बाद दिया जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 2, जिसमें बॉयल्स लॉ जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, और फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, इनके ऊपर चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ढंग से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा। तो वीडियो को ढंग से देखना है, स्टिल करके देखना है। देखिए, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। तो पिछली बार हमने आपको बॉयल्स लॉ बताया था। क्या था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान आ गया? तो ये तो मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा ही चुका हूं, बस ये है इसके ऊपर क्वेश्चन कराने। तो जो ग्राफिकल क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर 1 में आपको पढ़ा दिए थे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पे 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 ये है, ध्यान दीजिए जरा, कि ये मेरे पास एक बल्ब है, एक ये, इसमें जो प्रेशर दिया है इनिशियली वो 5 एटमॉस्फेयर है, और जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर, और ये भी 10 लीटर। इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिया आपने, और बीच में कॉर्क लगा दी। इनिशियली ये था, फिर आपने इसे ओपन कर दिया, है ना? तो सेकंड केस ये बन गया। अब इसे हटा दिया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर इसे ओपन कर दें तो ये फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो जब भी प्रेशर वॉल्यूम की बात आ जाए बॉयल्स लॉ लगा दीजिएगा। तो बताइए, इनिशियली P1 V1 कितना था? प्रेशर था 5, वॉल्यूम था 10, और फाइनली बताओ, जैसे ही यहां पर जो गैस फिल्ड है 10 लीटर, उसको ये पैसेज मिलेगा तो ये पूरे में फैल जाएगी। भाई, गैस को तो जितनी जगह मिल जाए वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20, और फाइनल प्रेशर निकालना है आपको। वॉल्यूम कितना हो गया? 20। तो इसको लगा दीजिएगा। भाई, जो 5 एटमॉस्फेयर था ये 10 था, वो कह रहा है बीच में ये लगा हुआ है, तो अभी तो इसकी चर्चा ही नहीं है। तो P1 V1, जब इसको हटा दोगे तो फाइनल प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। भाई, जब गैस फैल जाएगी पूरे में, तो 20 लीटर वॉल्यूम मिल गया ऐसे, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वही आपको निकालना है। तो इसमें P1 V1 ये रख दीजिएगा,
तो यहां से आपके पास फाइनल प्रेशर निकल आएगा। कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन को चाहें अगर हम, तो इसको आप नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपको किसी ने कहा कि ये आपके पास टैंक समझ लो, या ये समझ लो, छोड़ो, ये एक बैलून है, इसका रेडियस गिवन है ना, 3 सेंटीमीटर, और जो इसमें गैस है उसका प्रेशर दिया हुआ है ना, कुछ भी दिया हुआ है, मान लो इतना दिया हुआ है, इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब वो कह रहा है अगर इस बैलून को एनलार्ज कर दिया जाए, ये क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा गया है, कह रहा है अगर इसका वॉल्यूम एनलार्ज कर दिया जाए 12 सेंटीमीटर 4 टाइम्स, तो कह रहा फाइनल प्रेशर बताओ इस गैस का कितना होगा। मतलब इस बैलून जिसका रेडियस इतना था उसमें गैस फिल्ड थी, प्रेशर इतना था, अगर इसे 4 टाइम इंक्रीज कर दिया 12, तो फाइनल प्रेशर बताओ। तो करना कुछ नहीं है, वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देखिए कैसे, ये लगा दीजिए, P1 कितना है बताइए, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में रखे देना, तो उसी में आंसर आ जाएगा। V1 बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पढ़ा है ना आपने वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है मेंसुरेशन में। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये काट दीजिए, आंसर आ जाएगा P2। ये जेई में पूछा गया है 2020 में। तो इस टाइप के सवाल बॉयल्स लॉ के ऊपर बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे ये कह रहा है एक पिस्टन है, ऐसे समझ लो, है ना, इसके अंदर क्या है, ऐसे ये पैलेट्स रखे हुए हैं, 10 पैलेट्स हैं, है ना, या 15 पैलेट्स हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे बना दिया। या स्टोन समझ लो, या मार्बल समझ लो, कुछ भी है। इसका पूरा वॉल्यूम जो दिया है वो 2 लीटर है कंटेनर का, और इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो 10 एटमॉस्फेयर है ना, केस 1। उसके बाद कहता है कि मैंने क्या करा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया, 10 से 20 कर दिया, मतलब इसको प्रेशराइज कर दिए, पिस्टन को दबा दिया, तो फाइनल प्रेशर जो है वो हो गया 20 एटमॉस्फेयर 10 से। तो ये वॉल्यूम देखो 2 लीटर था, अब ये कम होकर 1 लीटर रह गया। ये गिवन है सब कुछ, तो बताइए इनकी जगह तो वही रहेगी, ये तो फिक्स है, सॉलिड है। इसको एज इट इज बना लिए,
तो अब ये बताइए, पहले जो गैस थी वो इस जगह में भरी, गैस तो केवल फ्री स्पेस में भरती है, तो 2 लीटर ये था, तो वो पूछ रहा बताओ इस ईच मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टोन, एक स्टोन का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने मान लिया ये है, तो बताइए इसमें 15 स्टोन है, तो उनका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा, 15 इंटू वी। एक स्टोन का वी मान लिया है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15V। तो टोटल वॉल्यूम था 2V कंटेनर का, स्टोन का है 15V। तो बताओ जो गैस फिल है फ्री स्पेस में उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में आ जाओ, तो ये तो फिक्स है 15V, तो 1 लीटर में से 15V माइनस कर दो, तो बताओ गैस कितनी जगह में भरी हुई है, 1 माइनस 15V। तो देखिए P1 V1 गैस का वॉल्यूम, P2 V2, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, गैस फिल होती है उस जगह में जो फ्री स्पेस होता है, वो वॉल्यूम यहां पर लिया जाता है। तो प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और फाइनली प्रेशर ये है और वॉल्यूम ये है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अननोन स्मॉल v तो निकलेगा, और यही निकालना था आपको, वॉल्यूम ऑफ ईच स्टोन कैलकुलेट कर लो। तो हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन समझ लो कैसे करते हैं। देखिए, तो बॉयल्स लॉ के ऊपर सवाल समझ में आ रहे हैं आपको, चलिए अब देखिए, यहां लिख लो सेकंड। अब है चार्ल्स लॉ। देखिए, मैंने आपको सारे लॉ समझने के लिए बताया था, कुछ मत करो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन याद कर लो, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम ही है क्या होती है, इसको याद रखिए बस। तो मैंने कहा था जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, सब में एक एक चीज कांस्टेंट रहती है। तो बॉयल्स लॉ में बताया था ट्रिक, कैसे याद रखेंगे क्या कांस्टेंट है। तो बॉयल चीज कब होती है, जब उसे गर्म किया जाता है, टेम्परेचर, तो उसमें टी कांस्टेंट था। चार्ल्स कौन हुए हैं, प्रिंस चार्ल्स, याद करने का तरीका है, प्रिंस चार्ल्स मालूम है आपको, तो पी इसमें कांस्टेंट रहेगा, प्रिंस मतलब पी, तो पी कांस्टेंट है इसमें। तो सोचिए अगर पी कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो क्या बचा, वी और टी। उसका रिलेशन देख लो यहां से, वी और टी का क्या है, यही है चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ जरा बताएं। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कॉमा, इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। तो यहां से आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। तो डायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि अगर यहां 1 है तो सामने T1 आएगा, 1 1 आमने सामने है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे निकलेंगे न्यूमेरिकल किसके, चार्ल्स लॉ के। अब इसकी अगर हम ग्राफिकल स्टडी देखें, वो तो आप सीख ही गए हो। तो मान लो ये 3-4 ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिए, V और T के बीच में। ये T किस में लेते हैं, केल्विन में। तो अगर ये आपने केल्विन में ले लिया तो बताइए इसकी कंपेयरिंग करवा दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से।
तो वाई एक्सिस पे आपने v लिया है, एक्स एक्सिस पे t लिया है, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा हुआ है, k। मतलब स्लोप जो है m वो k है, पॉजिटिव है। और अगर मैं यहां ये लिख लूं कोई परेशानी, तो c की जगह 0 है। c होता है y इंटरसेप्ट, वो 0 है, इसका मतलब y एक्सिस कट नहीं कर रही है, तो ये ओरिजिन से जाएगा। और यहां से जो हम एंगल देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये होता है स्लोप tan थीटा। तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, k। कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मतलब एंगल एक्यूट है, 90 से कम है, तो इससे आपको k मालूम पड़ जाएगा, कांस्टेंट। अगर यही ग्राफ थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दें, आपसे कोई कहे कि नहीं v और t में ग्राफ प्लॉट करिए, लेकिन अब इसको सेंटीग्रेड में ले लीजिए। ये देख लो यहां बहुत बड़ी चूक होने वाली है, आदमी इधर ध्यान नहीं देता केल्विन है या सेंटीग्रेड है, क्योंकि आपको मालूम है v इक्वल टू, अभी आपने लिखा था kT, t किस में था, केल्विन में। सेंटीग्रेड में होता तो बताइए यहां पर इसमें 273 ऐड करते कि नहीं करते, है ना। तो यहां पर t जो लेंगे वो ये लेंगे, मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई देगी अगर सेंटीग्रेड में लिया, ऐड कर देंगे, है ना। k क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये बताइए इसकी कंपेयरिंग अगर मैंने इससे करा दी mx प्लस c से, तो बताओ y एक्सिस पे v है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स की जगह क्या लिखा है, t, ये t सेंटीग्रेड में। तो बताइए x की जगह t लिखा है, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, k, और c 0 नहीं है, c की जगह ये कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव है। तो c मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, c होता y इंटरसेप्ट, जो लाइन है इसको जो कट कर रही है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो c की जगह ये लिखा है, इसका मतलब c होता है ये डिस्टेंस। उसमें ये क्या था, उसमें 0 था, तो ओरिजिन से पास हो गया, c है ही नहीं, इसमें तो c है ना, तो इसलिए इस लाइन को ये कट करेगा। और एंगल बता ही दिया, यहां से कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसा है, पॉजिटिव k, और पॉजिटिव होता है स्लोप, तो आपको बताया था एंगल लेस देन 90 होता है। तो ये ग्राफ आएगा आपके पास अगर सेंटीग्रेड में हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी। और देखिए ग्राफिकल स्टडी के क्वेश्चन, मान लीजिए पेपर में उसने कह दिया कि नहीं साहब हमको तो log v और log t में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो अभी आपको बताया गया था ये, अब इसमें log है तो आप भी दोनों तरफ log ले लीजिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां log है तो आप भी log ले लो। तो बताइए इसको m मान लो, इसको n, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। बताइए ये होता है नहीं होता है। इसकी कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दीजिए। पिछले लेक्चर में आपको खूब ग्राफ के क्वेश्चन बताए हमने। तो बताओ y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे log t लिखा है, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, x के संग में 1, तो स्लोप 1 है, और स्लोप 1 है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 होता है, tan 45 1 होता है। और c की जगह लिखा हुआ है log k, मतलब c 0 नहीं है और कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप भी पॉजिटिव है। तो अभी अभी बताया था कैसा ग्राफ आता है, इस टाइप का, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है 45 एंगल, और y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, ये डिस्टेंस होता है c, तो ये क्या हो जाएगा, log k, ये डिस्टेंस हो जाएगा
लॉग के कांस्टेंट। तो ग्राफ समझ गए कैसे बनाते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल लेस देन 90, सी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है उसको कट करेगा ऊपर की तरफ। अगर ये नेगेटिव होता, मान लो इसी क्वेश्चन में सी नेगेटिव होता तो ये वाई डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में इसको कट करता। मतलब जो आपके पास में लाइन आती ना वो ऐसे आती। ये तो पॉजिटिव होता स्लोप, लेकिन ये नेगेटिव होता तो ये ऐसे, ये वाला डिस्टेंस हो जाता सी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ एक और देखिए जो आपको पहले बताया था, जो आजकल आ रहे हैं पेपर में कि ये वी है, ये टी, प्रेशर क्या कर दिया है कांस्टेंट। तो पहले मान लो प्रेशर कांस्टेंट करा तो ग्राफ P1 ये आ गया, फिर प्रेशर कांस्टेंट करते हुए दूसरा ग्राफ ये, फिर ये ऐसे बना दिया। अब वो पूछ रहा है इन तीनों में से P1, P2, P3 में से बताइए कौन लेस है कौन ग्रेटर है। तो इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई थी, क्या है देखो, इसमें प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट। तो इस ग्राफ का नाम होता है आइसोबारिक कर्व। बार किसकी यूनिट है, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर, और आइसो मतलब सेम, तो प्रेशर सेम रहता है इसमें, तो इसको आइसोबारिक कर्व कहते हैं। तो आप पढ़ोगे ये कौन सा था, ध्यान करो, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ आपने ड्रॉ करा। ये किसका ग्राफ था, टी कांस्टेंट। ये क्या था, बॉयल्स लॉ। तो इसमें क्या कांस्टेंट था, टी, तो टी हर जगह कांस्टेंट था, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, है ना। और तीसरा जो आएगा वो अभी देख लेंगे हम आगे। तो अब वो पूछ रहा है इन तीनों में से रिलेशन बताइए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वाले लेक्चर में कि एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, ये ट्रिक है शॉर्टकट की। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए और इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। तो बताइए इस साइड में कौन बढ़ रहा है, वॉल्यूम। तो ये P1 है तो इधर कौन आएगा, V1। P2 है तो V2, और P3 है तो इधर आ जाएगा क्या, V3। ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बताइए V3 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताना है P, तो यहां से बताइए कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ले जाऊं इसे, तो P का V से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो जो वॉल्यूम के संग हो रहा है उसका उल्टा प्रेशर के संग हो जाएगा। तो प्रेशर के संग ये हो जाएगा क्या, इसमें V3 बड़ा था, ये हो जाएगा आंसर। तो ट्रिक क्या है, पहले एक वर्टिकल लाइन खींचिए, इसको इधर मिला दीजिए। इधर कौन इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम। तो P1 है तो V1, ये P2 की लाइन है तो इधर V2। तो ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। फिर निकालना P है, तो इन दोनों में रिलेशन यहां से देख लिया करो। P का V से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो जो V के संग हो रहा है उसका उल्टा प्रेशर के संग हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो ये इसके 4-5 चार्ल्स लॉ के ग्राफ जो आपने देखे, देखिए अब आपको तीसरा लॉ बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ या गे-लुसैक्स लॉ। ये तीसरा लॉ है। तो ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है कि कोई भी लॉ लिखना हो, ये लिख लो और ये लिख लो, आइडियल गैस। बताइए बॉयल्स में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। चार्ल्स कौन से थे, प्रिंस पी, ये कांस्टेंट। तो बचा क्या, वॉल्यूम। तो इस वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है।
और जो चीज कांस्टेंट रहे उसको हाथ से हटा दो। अब बताओ पी और टी में ग्राफ कैसा आएगा? यहां से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है गे-लुसैक लॉ या प्रेशर लॉ। इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिए तो न्यूमेरिकल जो है इस पर इससे निकलेंगे। तो रटना नहीं है, चीज को समझो। पहली बात, कांस्टेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट है उसे हटा दो। जो 2 चीज बची हैं यहां से रिलेशन देख लो, है ना। अब आप इसके में 2-3 ग्राफ बना लो। ग्राफ तो समझ ही गए हैं आप। पहले V और T हो, P और T, फिर log P और log T, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। जब दोनों की पावर सेम हो, आपको बताया गया क्या था? स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए 3 ग्राफ आ गए ऐसे, वो इसी स्टाइल के सवाल। ये आ गए वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये 3 ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये, इसकी कंपेयरिंग करवा दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। यहां लिख लो ये। बताओ वाई एक्सिस पे पी है, एक्स एक्सिस पे टी है, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है? के, पॉजिटिव, और सी 0 है। सी 0 का मतलब होता है लाइन ओरिजिन से जा रही है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और ये क्या हो जाएगा? स्लोप एम मतलब के, कांस्टेंट हो गया। अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूं, ये लो, तो क्या आ जाएगा? अभी अभी सिखाया है आप। अब इसकी कंपेयरिंग जरा करवा देना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y एक्सिस पे log p है, x एक्सिस पे log t है, तो m की जगह क्या लिखा है? 1, पॉजिटिव। m1 मतलब tan थीटा 1, 45 डिग्री, और c भी पॉजिटिव है, c 0 नहीं। तो अभी अभी बताई थी इक्वेशन ऐसी आएगी, ये 45 और y एक्सिस पॉजिटिव को ये कट कर रही है लाइन, तो ये c कहलाता है, मतलब log के। तो अगर पिछला चार्ल्स लॉ आप समझ गए हैं तो ये आपको मजाक लगने वाला है। अब ये आप करके दिखाओ कैसे करेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ करा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पहले V1 लिया, तो ये ग्राफ V2 पे ये, V3 पे ये। बताओ कौन ज्यादा है? बनाइए। बताइए, हो गया? देखिए, तो वही ट्रिक है, एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। तो बताओ इस डायरेक्शन में प्रेशर है, तो V1 वाले के सामने क्या होगा? P1, P2, P3, ये प्रेशर है। तो ऊपर वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ गया। अब आप बताओ, निकालना मुझे V है, V निकालना है, और प्रेशर मालूम है। प्रेशर का वॉल्यूम से क्या रिलेशन था? अभी अभी बताया गया था आपको, इनवर्सली, है ना। यहां से इसको नीचे ले जाओ, तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या है? इनवर्सली। तो प्रेशर तो मालूम है, वॉल्यूम निकालना है, तो उल्टा कर दो। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेशर लॉ के ऊपर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, बहुत माना हुआ है, लिखिए। ये कह रहा है एक गैस सिलेंडर है,
एक गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस, इसके अंदर कुकिंग गैस जो है वो फिल है, कैन withstand a pressure of 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इतना प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर, जो कुकिंग गैस है उसका प्रेशर इतना है। विदस्टैंड का मतलब होता है इतना ये झेल पाएगी, इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगी, फट जाएगा सिलेंडर। तो मैक्सिमम प्रेशर इतना जो है वो झेल सकता है। अब वो कह रहा है द प्रेशर गेज, जो प्रेशर गेज है ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमने क्या देखा, सिलेंडर जो है उसके ऊपर हमने चेक करा तो इतना प्रेशर था, इतने पे फट जाता है ना, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है ड्यू टू सडन फायर, एकदम आग लग गई, सडन फायर इन द बिल्डिंग, the temperature start rising, टेम्परेचर बढ़ने लगा आग लगने की वजह से। तो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड। ये बताओ किस टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। फटेगा कब? जब प्रेशर इतना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगा, विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ इतना। तो वो कह रहा है शुरू में, ध्यान दो, ये सिलेंडर था, इसके अंदर हमने चेक करा गैस थी, तो प्रेशर उसका ये था, ये लिखा हुआ है, और टेम्परेचर था इतना। बाद में कह रहा है इसमें आग लग गई, तो टेम्परेचर बताना है बढ़कर कितना हो गया, मान लो T हो गया, और फटेगा कब? जब प्रेशर इतना हो जाए, तभी तो बेटा वो एक्सप्लोड करेगा, फट जाएगा, उसके झेलने की पावर खत्म। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? प्रेशर लो। प्रेशर इनिशियली इतना, बाद में इतना, ये केल्विन में रखते हैं हमेशा। टेम्परेचर इनिशियली कितना है? 300 केल्विन, 273 ऐड कर दो, फाइनल निकालना है, बस सॉल्व कर लो। हो रहा है क्लियर? हो रहा है? तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो ये जो आएगा पहले किस में आएगा? ये T किस में आएगा? केल्विन में। उसको सेंटीग्रेड में चेंज कर लो, 273 माइनस कर दो, आंसर ये है इसका। तो पहले T निकल कर आ जाएगा केल्विन में, 273 माइनस कर दो सेंटीग्रेड में, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? वो आपसे कह रहा है कि पहले सिलेंडर के अंदर प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना था, उसमें आग लग गई, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है, और वो फट गया। फट रहा कब है? जब वो प्रेशर इतना होता है, इतना ही झेल पाता है, वो कह रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकल आएगा बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आते हैं प्रेशर लॉ पे, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? तो अब हमने आज आपको बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन कराए, चार्ल्स पे कराए, और प्रेशर लॉ या
लॉ के ऊपर क्वेश्चन बताए और ग्राफ बताए। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा लेक्चर 3, उसमें हम आपको 1-2 लॉ और पढ़ाएंगे और इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 3।